देखिए फिजिकल डोमेन, फिजिकल डोमेन जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है डील करता है किसके साथ, अपने फिजिक के साथ, राइट। तो फिजिकल जो डेवलपमेंट है ये बिल्कुल ग्रोथ के अंदर आता है, राइट, सॉरी ग्रोथ फिजिकल डोमेन के अंदर आता है। तो ग्रोथ हमने देखा था जैसे कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूम है वो ट्रांसफॉर्म करता है किस में, एम्ब्रियो में, फिर एम्ब्रियो से वो फर्टस होता है। तो फर्टस होने के बाद फिर क्या होता है, उसका जो डेवलपमेंट्स फिर शुरू होते हैं, ग्रोथ शुरू होते हैं, सेल डिवीजन शुरू होते हैं, राइट। तो उस तरह से उसके शेप, साइज एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर सारा कुछ चेंज होता रहता है क्योंकि हम स्टैटिक नहीं होते, राइट। तो ये तो रहा ग्रोथ। ये किस तरह से होता है, देखिए ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, and sensory motor skills। तो ग्रोस मोटर स्किल्स में हम किस किस बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं या फिर किस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं, देखिए इसमें हम लेग, अपनी जो मसल्स हैं उसे यूज़ करते हैं, राइट। तो जो काम करने के लिए हम बड़े बड़े मसल्स का यूज़ करते हैं वो आ जाता है किसमें, ग्रोस मोटर स्किल्स में। अब देखिए हमें कोई भी हेवी चीज़ उठाना हो तो हम बिल्कुल अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो वो आ जाता है हमारा ग्रोस मोटर स्किल्स में। अब देखिए फाइन मोटर स्किल्स क्या है, फाइन मोटर स्किल्स मतलब कि अब देखिए ये जो डस्टर है उसे हमने कैसे पिक किया, फिंगर से पिक किया। उसके लिए हमें पूरा मसल्स का यूज़ हमें नहीं करना पड़ा, मसल्स पे अपने स्ट्रेस नहीं आए, तो वो आ गए हमारे फाइन मोटर स्किल्स में, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं जनरली फिंगर्स को, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेंसरी मोटर स्किल्स, जिसमें क्या डेवलप होता है, हमारा जो विजुअल कैपेसिटी है डेवलप होता है, ऑडिटरी यानी कि जो हियरिंग कैपेसिटी है, टच, स्मेल, ये सब हमारा डेवलप करता है। जैसे कि पहले एक बच्चा, अगर बच्चे के सामने शुगर रख दिया जाए और सॉल्ट रख दिया जाए तो पहले वो क्या करेगा, देखेगा, देख के डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगा, राइट। और अगर वो ना कर पाए फिर वो क्या करेगा, टच करेगा, सॉल्ट और शुगर को टच करेगा, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगा। अगर उससे भी ना हो पाए तो क्या करेगा, टेस्ट करेगा। तो इस तरह से उसके जो स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स में, फाइन मोटर स्किल्स में एंड सेंसरी मोटर स्किल्स में। और क्या इंक्लूड होता है अपने फिजिकल डोमेन में, देखिए और किस तरह से होता है ग्रोथ, सेफालोकॉर्डल में होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल में होता है। राइट, तो सेफालोकॉर्डल क्या होता है, मस्तिष्कमुखी होता है, यानी कि हेड टू तक होता है। हम देख सकते हैं जब 8 वीक्स में चाइल्ड लाइक अपीयरेंस मिलता है बच्चे को, फिर क्या होता है, उसके जो हेड है, देखिए सपोज़ ये एक बच्चा है, इसमें क्या होगा, पहले ये जो हेड है ये थोड़ा सा अपीयरेंस मिलेगा इस हेड को, फिर ग्रेजुअली इसके नेक को मिलेगा, फिर बाकी सब जो ऑर्गन्स है ये आना शुरू होगा। तो ठीक है, हमारा जो हेड टू टो मतलब कि हमारा पहले हेड का अपीयरेंस आता है, फिर आ जाता है हमारा स्पाइनल का, राइट। तो इस तरह से हम पूरा ग्रो करते हैं अपनी लेग तक।
बिल्कुल, प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, ये सेंटर टू पेरिफेरी होता है, राइट, सेंटर टू पेरिफेरी होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है, यानी कि हमारे जो स्पाइनल है वो फिर पहले डेवलप करता है, फिर शोल्डर डेवलप करता है, फिर आर्म डेवलप करता है और लास्ट में हमारे फिंगर्स डेवलप करते हैं। तो ये बिल्कुल सेंटर टू पेरिफेरी होता है। तो ये तो रहा हमारा फिजिकल डोमेन। अब देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन किसके साथ डील करता है, अपने इंटेलेक्ट से, राइट। कॉग्निटिव डोमेन इंटेलेक्ट से डील करता है, यानी कि आगे अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। पहले किसी भी एक प्रॉब्लम को एक बच्चे को दे दो, वो नहीं कर पाता, फिर उसके एज के हिसाब से, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर जो मेमोरी पावर्स हुआ, ये भी आ जाता है किसमें, कॉग्निटिव डोमेन में। लैंग्वेज भी आ जाता है कॉग्निटिव डोमेन में, राइट। देखिए, लैंग्वेज एंड स्पीच या फिर स्पीकिंग, इसमें से लैंग्वेज को तो कॉग्निटिव डोमेन ही बोलते हैं, पर जो स्पीकिंग है इसे मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है और स्पीच है, ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कंट्रोल करते हैं, एक ही पार्ट कंट्रोल नहीं करता, राइट। तो ये सब कुछ आ जाता है किसमें, हमारे कॉग्निटिव डोमेन में। कॉग्निटिव डोमेन को लेकर जो थ्योरी है पियाजे का, हम वो अपनी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो अब देखते हैं मोरल डोमेन, जो डील करता है किसके साथ, वैल्यूज़ के साथ। आजकल हर किसी जगह पे क्या देखने को मिलता है, वैल्यू क्राइसिस देखने को मिलते हैं। वैल्यू क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि हम किस तरह से एक एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, हम अपने जो एक्सटर्नल स्टिम्युलस हैं उसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वैल्यू मतलब, अब देखिए एक बच्चा है, वो हमेशा से अपनी पीयर के साथ झगड़ता रहता है, राइट। तो वो जब एज इंक्रीज़ होगा, उसके मोरल डेवलपमेंट्स होंगे। मोरल मतलब उसके अंदर वैल्यूज़ क्रिएट होंगे, फिर उसे पता चलेगा कि नहीं, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ वो किस में आ जाता है, मोरल डेवलपमेंट में, राइट। तो हम देखेंगे कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट। तो जो कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट का थियरी है वो भी हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, राइट। तो मोरल डेवलपमेंट किसे डील करता है, वैल्यूज़ को डील करता है कि हम अपनी जो वैल्यूज़ है उसे कैसे इंक्रीज़ करें। देखिए, एक बच्चे के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, हर किसी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है, राइट। तो एज़ टीचर हमें भी ये पता होना चाहिए कि हमारे मोरल्स कैसे होने चाहिए, ताकि हम मॉडल बन सके अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो हम स्कूल में अगर एक बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अलग से बच्चों को थोड़ा कम दे रहे हैं, या फिर हम उनमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बॉय गर्ल में, तो ये सब कुछ क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। देखिए, तो इसलिए हमारे जो वैल्यूज़ हैं हमें उसे इंक्रीज़ करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर देखते हैं सोशल डोमेन। इसमें क्या जाएगा, हमारा जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इसके साथ ये डील करता है कि हम कैसे सोसाइटी के साथ डील कर रहे हैं। अगर हमारा एक सोसाइटी है,
हम उसके अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर नहीं रहे तो ये हमारे लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में किस तरह से अपनी एनवायरनमेंट को परसीव करेंगे, किस तरह से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम चलेंगे। तो ये सब डील करता है किसमें, सोशल डोमेन में। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, राइट। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो किसके साथ होता है, हमारे फैमिली में, यानी कि जो बच्चा जिस फैमिली में रह रहा है उस फैमिली में जो पेरेंट्स है उनके साथ ये प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जिसमें काफ़ी सारे बॉन्डिंग होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो हम देखते हैं जनरली अपनी फैमिली में। तो सेकेंडरी किसके साथ देखते हैं, अपने पीयर्स हो या फिर अपनी जो सोसाइटी है या फिर जो टीचर्स हैं, राइट। तो ये हमारा आ जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, जो कि हम अपने 3rd चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाते हैं इमोशनल डोमेन में। इमोशनल डोमेन जो कि डील करता है किसके साथ, इमोशंस के साथ और फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, राइट। जैसे कि अब देखिए एक छोटा सा ऑन लाइटर नोट एग्जांपल ले लेते हैं कि हम अपनी फैमिली में हैं, मम्मा ने कुछ डांट दिया, फिर हमने क्या किया, उन्हें हम कुछ भी नहीं बोल पाए, फिर जाकर हमने सारा कुछ जो फ्रस्ट्रेशन था अपनी फ्रेंड पर डाल दिया, निकाल दिया उस पर। तो इसमें क्या हो गया, हमारे जो इमोशंस है हम उसे रिलैक्स करने के लिए हम किसी और पे कुछ भी हम उसे बोल सकते हैं, यानी कि हम इस तरह से इसे ले सकते हैं कि हम किसे क्या बोलना चाहिए ये समझ पाते हैं अपनी इमोशनल डोमेन में। अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, अपनी एंगर, अपनी एंग्जाइटी, अपने जो सैडनेस है या फिर जो एग्रेशन है उसे हम किस तरह से कंट्रोल करें, इसमें हम इमोशनल डेवलपमेंट के बाद सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब अपनी मदर फादर को कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है ना, है ना। तो फिर क्या होता है, जब वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, उसके अंदर का जो इमोशनल डोमेन है वो जो डेवलपमेंट होता है उसे पता चलता है कि नहीं, हमारे जो पेरेंट्स हैं हम उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकते, राइट। तो वही चीज़ हमने डाल दिया अपनी फ्रेंड पे, तो वहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, किसके साथ क्या करना है, किसे क्या बोलना है, किसे अपने इमोशंस शेयर करने हैं, किसे हमारे जो एंगर है वो दिखाना है, राइट। तो ये सब कुछ डील करता है कौन, इमोशनल डोमेन। तो इसमें हम देख लेते हैं एक चीज़, अटेंडेंस, अटेंशन एंड बॉन्डिंग। तो देखिए हमारा जिसके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग हो हम उसके साथ अपनी इमोशंस शेयर करते हैं। पेरेंट्स हो गए, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ हम किसके साथ शेयर करते हैं, अपनी पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। अगर कोई एंगर हुआ हम अपने फ्रेंड्स पे डालते हैं, राइट। तो वो होता है बॉन्डिंग। अब देखिए जिस बच्चे का बॉन्डिंग सही ना हो, यानी कि जो एक चाइल्डहुड का बच्चा है जो चाइल्डहुड स्टेज में है, अगर वो अपनी पेरेंट्स को हमेशा झगड़ता देखता है, उसके पेरेंट्स के बीच में डिस्कॉर्ड है या फिर डाइवोर्स हो चुका है या फिर उस तरह की कोई भी इन्वायरमेंट है, तो उसका उसके ब्रेन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमेशा से वो झगड़ा ही देखता रहेगा तो उसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ आ जाएगी कि हमें कोई भी पीस नहीं है, हम हमेशा से इसी तरह से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उसके अंदर काफ़ी एक टर्मोइल पैदा हो सकता है, राइट। तो ये एक चीज़ होता है। अटेंशन, अगर अटेंशन इसको सही नहीं मिला, अगर बच्चे को, अब देखिए किसी को टाइम नहीं होता, पेरेंट्स को, मदर हो फादर हो, अगर कोई भी अटेंशन नहीं देता है बच्चों को, तो बच्चों के अंदर क्या आ जाता है एक दिमाग में कि हमें कोई भी टाइम नहीं देता, हम
किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं है, राइट। तो अटेंशन एंड बॉन्डिंग काफ़ी मायने रखता है एक बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के साथ। और एक देख लेते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ आइडेंटिटी एंड पर्सनालिटी। राइट, तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी है एंड जो पर्सनालिटी है, वो किस पे डिपेंड करता है? अपना जो पेरेंटल है, जो पेरेंटल बॉन्डिंग के ऊपर ही वो बिल्कुल डिपेंड करता है। तो हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोटेंशियलिटी को समझना, अपने डेवलपमेंट्स को समझना, हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं ये समझना, राइट। तो ये सब हमें किससे मिलता है? पेरेंट्स के गाइडेंस से मिलता है, पेरेंट्स के बॉन्डिंग से और अटेंशन से मिलते हैं। तो ये तो रहा डेवलपमेंटल डोमेन्स। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो पास वाले बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएगा टू गेट आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।